हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। आवेशित करने के तरीके हैं, उन्हें हम आवेशन की विधियां कहेंगे। 3 विधियां आपके कोर्स में रखी गई हैं, दी गई हैं। सबसे पहली विधि है घर्षण, इसे फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। दूसरी विधि है चालन या कंडक्शन। तीसरी विधि है प्रेरण या इंडक्शन। आपके पाठ्यक्रम में ये 3 विधियां दी गई हैं जिनसे हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। एक एक करके हम तीनों विधियों की चर्चा करेंगे, तीनों मेथड्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण की। घर्षण विधि को सीखने से पहले आपको एक शब्द सीखना पड़ेगा जिसे कहा जाता है कार्यफलन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है वर्क फंक्शन। और इसे हम संक्षेप में W से दर्शाएंगे। दोस्तों, कार्यफलन का मूल अर्थ होता है किसी भी वस्तु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों को उसके अंदर से लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने के लिए हमें 50 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का कार्यफलन 50 जूल है। मुख्यतः कार्यफलन धातुओं के लिए परिभाषित किया जाता है, परंतु हम सामान्य अर्थों में किसी भी वस्तु के लिए कार्यफलन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे जब भी कार्यफलन शब्द आएगा हम इसको W से दिखाएंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्यफलन परिभाषा एक बार अपने दिमाग में फिर से सेट कर लें, इसको अपने दिमाग में रखें। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को सतह पर लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा कार्यफलन कहलाती है। ये परिभाषा अभी आपको नहीं रखनी है, ये सिर्फ समझनी है। ये परिभाषा आगे जब आप प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे तब डिटेल में वापस आएगी। मान लीजिए अपने पास 2 वस्तुएं हैं, A और B। और इन दोनों वस्तुओं पर अभी कोई आवेश नहीं है। इस पर भी आवेश शून्य है, इस पर भी आवेश शून्य है। इस वस्तु का कार्यफलन हम लिख रहे हैं WA। ये मान लीजिए 20 जूल है। दूसरी वस्तु का कार्यफलन मान लीजिए 30 जूल है। कहने का मतलब यह हुआ कि A वस्तु से यदि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें 20 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। B वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें 30 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने पर आपको पता है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तो हाथों को जोर से रगड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने से आपको पता है क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। रगड़ने के बाद ये स्थिति क्या थी? रगड़ने के पहले या रगड़ने से पूर्व। आवेश क्या है? शून्य। इस पर भी क्या है? शून्य। अब हम देखते हैं कि रगड़ने पर क्या होता है। मान लीजिए रगड़ने से 50 जूल ऊर्जा पैदा हुई और वो 50 जूल ऊर्जा इन दोनों वस्तुओं में बराबर बराबर बढ़ गई। यह चीज हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है कि ऊर्जा कितनी कितनी बढ़ती है, तो हम इस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। हम सरलता के लिए मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं को ऊर्जा आधी आधी मिल गई। रगड़ने से जो ऊष्मा पैदा हुई वो आधी इसको मिल गई, आधी इसको मिल गई। मान लीजिए एक बार 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई तो इसको मिली 25 जूल और ये जो B वस्तु है इसको भी मिली 25 जूल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसे चाहिए कितनी थी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए? 20 जूल। मिली कितनी है? 25 जूल। इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। इसे कितनी चाहिए थी? 30 जूल।
मिली कितनी है? 25 जूल। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, तो सोच के बताओ कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी? ये त्याग देगी। तो चलो हमने ऐसा मान लिया कि वस्तु ए ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए ये ऊर्जा प्राप्त करके। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो आपने क्वांटीकरण सीखा है। क्वांटीकरण कहता है Q बराबर N, Q इज इक्वल्स टू N। तो अब इस वस्तु का आवेश क्या हो गया? QA डैश। हम देखेंगे कितना आएगा। हम कहेंगे इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो Q इज इक्वल्स टू Na का यूज करेंगे तो बोलेंगे प्लस का 2। N कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसलिए प्लस 2। और इस वस्तु पर आवेश क्या आएगा? माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। आवेश संरक्षण का नियम अभी भी लागू है। पहले भी निकाय का कुल आवेश क्या था? 0। निकाय का कुल आवेश अब भी 0 है। प्लस 2 में आप माइनस 2 जोड़ के देखें 0 मिलेगा। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि जो विद्युत आवेश का संरक्षण है किसी भी विद्युत निकाय के लिए मूल नियम है, कभी भी भंग नहीं होता। एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गए बस। तो ये जो विधि है इसमें हमने क्या सीखा कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इस रगड़ से उत्पन्न जो ऊष्मा है वो वस्तुओं को प्राप्त होती है। और हर वस्तु को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे हमने वर्क फंक्शन या कार्यफलन कहा था, वो अलग अलग होती है। तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वह वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। जिस वस्तु का कार्यफलन ज्यादा होगा वह वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो धनावेशित हो जाएगी। जिस वस्तु का कार्यफलन अधिक होगा वह ऋणावेशित हो जाएगी। दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण समान होगा। एक वस्तु पर जितना धनावेश होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही परिमाण का ऋणावेश होगा। इस प्रकार से हम विद्युत आवेश किस तरीके से घर्षण से उत्पन्न किया जा सकता है उसको सीख सकते हैं। आप इसको समझने के लिए वस्तु ए को मान सकते हैं कि सूखे बाल है और वस्तु बी कंघा है। जब कंघे को आप सूखे बालों पर रगड़ते हैं तो कंघे पे धनावेश आता है, सूखे बालों पर उतना ही धनावेश आता है। इसी प्रकार से आप इसे सिल्क का कपड़ा या रेशम का कपड़ा और इसे कांच की छड़ मान सकते हैं। सिल्क के कपड़े को जब कांच के साथ रगड़ा जाता है, कांच की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो सिल्क के कपड़े में धनावेश आता है, कांच की छड़ पे उतना ही धनावेश आता है। ये भी आपने पीछे सीखा है उदाहरण। इसी प्रकार से आप ऐसा भी मान सकते हैं ये ऊन है और ये एम्बर है। जब आप एम्बर को ऊन के साथ रगड़ते हैं तो ऊन पर धनावेश आता है, एम्बर पर ऋणावेश आता है। सारे उदाहरणों में आप ये देखेंगे कि घर्षण से एक वस्तु धनावेशित होती है, दूसरी समान परिमाण से ऋणावेशित होती है। तो ये घर्षण की विधि, इस तरीके से उत्पन्न जो विद्युत आवेश है उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत नाम देते हैं। उत्पन्न आवेश को घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। ये पहली प्रक्रिया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी प्रक्रिया यानी कि चालन। इसे इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट नोट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। जब किसी आवेशित चालक को अन्य उदासीन या आवेशित जो दूसरा चालक है वो उदासीन भी हो सकता है, आवेशित भी हो सकता है। तार द्वारा जोड़ा जाता है या सीधे संपर्क में लाया जाता है तो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर
आवेश तब तक स्थानांतरित होता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। ये इस कॉन्सेप्ट का स्टेटमेंट है। आप वीडियो पॉज करके इस स्टेटमेंट को नोट कर लें और इसको याद रखें। जब भी हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं, सीधा संपर्क में ला सकते हैं, एक तार के द्वारा, सुचालक तार के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, तो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर आवेश ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, चालित होता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान नहीं होता। अब ये एक नया शब्द और आ गया, विद्युत विभव। ये क्या है, इसको भी समझेंगे, इसको भी बात करेंगे। पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लें, अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में ऐसा देखा है कि जब भी आप किसी बर्तन में पानी भरते हैं तो पानी का तल जैसे जैसे ऊपर जाता है उसके पैंदे पर पड़ने वाला दाब बढ़ता जाता है। ये चीज़ हमने सीखी। और जब हम दो पात्रों को आपस में जोड़ते हैं तो पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है, या अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ होता है। बिल्कुल, पानी का जो प्रवाह है वो तल पर निर्भर करता है, पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें पानी इस लेवल तक भरा है, और ये एक छोटा जग है, इसमें पानी का लेवल ये है, यहां पानी का लेवल ये है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो आप ये पाएंगे कि पानी का प्रवाह जग से इस बड़े बर्तन की ओर होता है। अब बिल्कुल क्लियर कट, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। जिन गुरुत्वीय विभव की कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गई है तो चीजें बड़ी आसान है, अन्यथा आपको यहाँ कष्ट होगा। आपको लगेगा कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें जाना चाहिए। प्रवाह ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ नहीं होता। पानी का प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ होता है। तो आप देखिए यहाँ पानी की मात्रा हालांकि कम है, लेकिन इसका तल ऊंचा है, इसका तल नीचा है। तो पानी का प्रवाह यहां से यहां तब तक होगा जब तक इनके तल समान नहीं हो जाएंगे। जब इनके तल समान हो जाएंगे तो प्रवाह रुक जाएगा। तो यहां आपने देखा कि पानी का प्रवाह पानी की मात्रा पर निर्भर करता है या पानी के तल पर? पानी के तल पर। पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक होता है जब तक पानी की मात्रा बराबर नहीं हो जाती, या पानी का तल बराबर नहीं हो जाता। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, पानी का तल जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक प्रवाह होता रहता है। पानी की मात्रा का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी प्रकार ये मान लीजिए कोई चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ये हमने इसको एक कुचालक स्टैंड में खड़ा कर दिया, कुचालक स्टैंड में रख दिया। अभी इस पर कोई आवेश नहीं है। ये दूसरी चालक वस्तु है, इसको हमने कोई क्यू आवेश दे दिया। तो जब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो उसके आवेश का लेवल बढ़ता है। हम इसको सामान्य भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि वस्तु का विभव बढ़ता है। वैसे किसी भी चालक गोले पर विभव का सूत्र आप आगे सीखेंगे, ये तीसरे पाठ का भाग है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं इसका सूत्र लिख देता हूं। विभव को V से दिखाया जाता है। इसका सूत्र होता है कि Q/R इसकी त्रिज्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये आवेश का लेवल नहीं है, आवेश की मात्रा ज्यादा है तो इसका विभव ज्यादा होगा। लेकिन केवल ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, साथ ही साथ के ये
गुणांक है, इसको स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। इसकी चर्चा आगे आएगी, तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, आकार पर भी निर्भर करता है। विभव के स्थिर वैद्युत नियतांक जो मुख्यतः माध्यम पर निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है, आवेश पर भी निर्भर करता है, आकार पर भी निर्भर करता है। तो प्रवाह जो है वो केवल आवेश की मात्रा से डिसाइड नहीं होगा, वो डिसाइड होगा विभव से। तो अभी इसका आवेश, मान लीजिए दोनों की त्रिज्या समान है, तो आर की बात खत्म हो गई। माध्यम मान लीजिए निर्वात है, ए को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखेंगे जिसका आवेश बढ़ा है उसका विभव भी बढ़ा है। तो आवेश विभव के समानुपाती कब कहा जा सकता है? जब दोनों चालक एक जैसे होते हैं। पहले पाठ में मुख्य रूप से जो सवाल आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वो दोनों चालकों को समान मानते हुए रखे गए हैं। तो जब आवेश भी समान होगा तो विभव भी समान होगा, बशर्ते चालक एक जैसे हों, त्रिज्या भी समान होगा। अब इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है। यदि हम इनको एक तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव की तरफ होगा। जैसे अभी आपने देखा पानी ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक इसका विभव इसके विभव के बराबर न हो जाए। अभी हमने देखा कि जब त्रिज्याएं समान होती है तो आवेश विभव के समानुपाती होता है। आवेश और विभव एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हमने जितना भी आवेश इस पर बनाया, इससे आवेश इस पर ट्रांसफर होगा, और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के विभव बराबर न हो जाए। चूंकि इनका आकार समान है तो आवेश, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आवेश तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के आवेश बराबर हो जाए। यहां कह सकते हैं क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, दोनों चालक सर्वसम है, तो कह सकते हैं। अन्यथा हम यही नहीं बोलेंगे कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक विभव समान न हो जाए। ये कब कह सकते हैं कि आवेश समान न हो जाए? ये तब कह सकते हैं जब दोनों वस्तुएं समान प्रकृति की है, समान आकार की है, तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक आवेश की मात्रा समान न हो जाए। इस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। ये प्रक्रिया कुचालक स्टैंड क्यों लगाया गया है? ताकि जो भी आवेश इस वस्तु पर आए वो पृथ्वी में न जाए, इसलिए हम इसको कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ एक चीज और सीखें कि इस तार की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि हम इस वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाएं तो भी आवेश इस सतह से इस वस्तु से इस वस्तु में या इस वस्तु से इस वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ बच्चों को ये जिज्ञासा होती है कि मान लीजिए ये दोनों चालक जो गोले हमने लिए हैं वो समान त्रिज्या के न हो तो हम क्या करेंगे? इसके भी प्रश्न की अभी हम बात करेंगे। इसके आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे कि यदि आकार समान न हो तो क्या होगा। मान लीजिए कई बार ऐसा प्रश्न आपको दिया जाए कि एक चालक गोले पर आपको प्रश्न ऐसा दिया जाए कि एक चालक गोले पर आवेश है Q, दूसरे चालक गोले पर आवेश है 2Q। इन दोनों गोलों को आपस में संपर्क में रखा जाए और तत्पश्चात पुनः दूर कर दिया जाए तो इन पर आवेश की मात्रा बताएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल फंडा है। आप दोनों के कुल आवेश को जोड़ दीजिए और आधा बढ़ा दीजिए, तो संपर्क के बाद क्या स्थिति होगी? पहले तो कुल आवेश ज्ञात करो, तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा? ठीक है, और अब इसको आधा बांट दीजिए तो इस पर भी हो जाएगा 3Q/2 और इस पर भी हो जाएगा 3Q/2। इस तरीके से बता सकते हैं। यदि दोनों चालक गोले समान हो तो, और यदि दोनों चालक गोले समान ना हो तो फिर उसको कैसे करते हैं? उसको देखिए। मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या है R, इस गोले की त्रिज्या है 2R, इस गोले पर आवेश है Q और इस गोले पर आवेश है मान लीजिए 2Q।
अब प्रश्न पूछा जाए कि भाई इन दोनों को संपर्क में लाने के बाद इस पर आवेशों का मान ज्ञात करिए। इस गोले को मान लीजिए हमने कहा ए, इसको कहा बी, तो इनको संपर्क में लाने के बाद इनका जो आवेशों का अनुपात होगा वो इस तरीके से दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनको संपर्क में लाने के पश्चात इन पर जो आवेशों का अनुपात होता है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। तो संपर्क में लाने के बाद जो कुल आवेश है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो पहले तो कुल आवेश याद कर दो, उसके पश्चात इनको त्रिज्याओं के अनुपात में बांट दो। कुल आवेश कितना है? ये है संपर्क में लाने के बाद आवेशों का अनुपात। शुरू में था क्यू, इस पर क्यू, इसकी त्रिज्या आर, इसके क्यू आर। यदि हमने इसमें तार से जोड़ दिया या संपर्क में लेके आए, उसके बाद क्या होगा? आवेश का कौन वितरण होगा? आवेश एक से दूसरी वस्तु में जाएगा, उसके बाद जो आवेशों का अनुपात है वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होता है। इसकी त्रिज्या आर और इसकी त्रिज्या 2r है, तो आर अनुपात 2r में बढ़ जाएगा, तो ये 1 अनुपात 2 में बटेगा। तो हम कह सकते हैं कि QA डैश हमें कितना प्राप्त होगा? तो QA डैश का अनुपात है 1, अनुपातों का योग हमें मिलेगा 3 और कुल आवेश है 3, तो ये QE रहेगा। ठीक इसी प्रकार QP डैश जब हम ज्ञात करेंगे तो इस पर आवेश, इसका अनुपात देखें 2, अनुपातों का योग 3 और इस पर कुल आवेश निकाय का है 3Q। तो होगा ये कि संपर्क में लाने के बाद इस पर आवेश हो जाएगा Q और इस पर हो जाएगा 2Q। इससे आवेश इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो तरीका है ये आपके कोर्स में अभी आप यदि नहीं समझ पाए या आपको समझने में कष्ट हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये आगे का बात है, ये हम इस चौथे पार्ट में इसको सीखेंगे। आवेशन की तीसरी विधि प्रेरण हम अगली क्लास में सीखेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब हम आवेशन की तीसरी विधि की चर्चा करेंगे और तीसरी विधि है प्रेरण या इंडक्शन। दोस्तों, इस विधि की सबसे खास बात यह है कि घर्षण और चालन दोनों में वस्तुओं को संपर्क में लाना पड़ता है। चाहे आप सीधा संपर्क में लाएं, चाहे किसी तार से जोड़ें। जैसे हमने चालन में देखा, हम 2 वस्तुओं को तार से जोड़ते हैं या सीधा संपर्क में लाते हैं। घर्षण में तो 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना भी आवश्यक होता है। कुल मिला के पहले वाली दोनों विधियों में वस्तुओं को संपर्क में लाना आवश्यक होता है, परंतु यह ऐसी विधि है जिसमें हम 2 वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए किसी एक वस्तु को अन्य वस्तु द्वारा आवेशित कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई चालक गोला है और हमने इसे कुचालक स्टैंड में रख दिया। इस कुचालक स्टैंड का महत्व आप समझ चुके होंगे, ताकि इस वस्तु पर जो भी आवेश आए वो भू संपर्कित ना हो। ये चालक गोला है। इस चालक गोले पर अभी कोई आवेश नहीं है। मान लीजिए हम एक कांच की छड़ लेते हैं और उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं। तो जब आप कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ेंगे तो आपको पता है कि कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा और सिल्क के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। सिल्क के कपड़े को हम एक तरफ रख देते हैं और उस कांच की छड़ को इस चालक गोले के निकट लेके आते हैं, बिना संपर्क में लाए, बिना स्पर्श किए, सिर्फ इसके निकट लेके आते हैं। देखिए, आपको पता है इस छड़ पर धनावेश है। अब होता क्या है कि जो एक कांच की छड़ का धनावेश है वो इस चालक गोले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस चालक गोले के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं।
सतह पे आगे इकट्ठे हो गए। ये आकर्षण बल इतना तो है कि इलेक्ट्रॉनों को खींच के सतह पे ले आए, लेकिन इतना भी नहीं है कि चालक गोले से बाहर निकले। तो ये चालक गोले की सतह पे आगे इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाके इकट्ठे होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो इतना जिस तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए उसकी विपरीत दिशा में आप देखेंगे कि धनावेश एकत्रित हो जाएगा। तो एक साइड धनावेशित और दूसरी साइड समान परिमाण से धनावेशित हो जाएगा। इस पक्ष में यदि माइनस क्यू आवेश आता है तो इस पक्ष में प्लस क्यू आवेश आता है। आवेश संरक्षण का नियम अभी भी लागू है। कांच की छड़ पे जितना धनावेश है उतना उस सिल्क के कपड़े में ऋणावेश है। इस चालक गोले पर एक तरफ जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। दोनों ही स्थितियों में पहले छड़ को लाने से पहले और छड़ लाने के बाद भी पूरे निकायों का कुल आवेश वही है जो संपर्क में लाने से पहले था, छड़ और कपड़े का और इस चालक गोले और कांच की छड़ का। पूरे सिस्टम का सबका मिला के आवेश अभी भी संरक्षित है। खैर, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपने देखा कि कांच की छड़ जब आप लेके आते हैं तो इस वस्तु पर इसके निकट वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और दूर वाली सतह पर इसकी सजातीय प्रकृति का आवेश आता है। आप कांच की छड़ पे धनावेश लेके आए, कांच की छड़ के चालक गोले के निकट वाली सतह पर ऋणावेश आया जो इसकी विपरीत प्रकृति का है और दूर वाली सतह पर धनावेश आया जो इसकी सजातीय प्रकृति का है। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आवेशन कि इस विधि में आवेशन की इस विधि में एक आवेशित वस्तु द्वारा अन्य अनावेशित वस्तु पर बिना संपर्क आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा अन्य अनावेशित, शुरू में अनावेशित थी, बिना संपर्क में आवेश उत्पन्न किया जाता है। यहाँ उत्पन्न करने का तात्पर्य है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी भी इलेक्ट्रॉन ना उत्पन्न हुए हैं ना नष्ट हुए हैं, आवेश स्थानांतरित हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गए, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ये विधि कहलाती है प्रेरण। अब इसको हम और थोड़ा डिटेल में सीखना चाहें तो थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं। एक उदाहरण भी इसके संदर्भ में आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप किसी चालक गोले को किस प्रकार बिना संपर्क में लाए ऋण आवेशित कर सकते हैं। तो सोचिए क्या करना होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम कुछ उदाहरण की तरफ बढ़े, एक बार फिर याद कर लें कि इस वस्तु पर जिस पर आप आवेश प्रेरित कर रहे हैं उसकी मूल आवेश के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और दूर वाली सतह पर सजातीय प्रकृति का आवेश आता है। अब उस उदाहरण की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है, किसी चालक गोले को बिना स्पर्श किए आप किस प्रकार ऋणावेशित कर सकते हैं। ये प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, तो देखते हैं। सबसे पहले एक चालक गोला लेते हैं, मान लीजिए अपने को इसको ऋणावेशित करना है, इसको एक चालक स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं। ये तैयारी हमें पहले ही करनी पड़ेगी ताकि जो भी आवेश इस पे आए वो अर्थ पे न जाए। अब हम सबसे पहले इस पे ऋणावेशित हमें लेके आना है, तो हम विपरीत प्रकृति का आवेश लेके आ रहे हैं। हम एक चालक छड़ लेके आ सकते हैं, हम कांच की छड़ लेके आ सकते हैं,
मान लीजिए कांच की छड़ पे धनावेश है, हम इसको निकट लेके आए, संपर्क में नहीं लाना है, पास रखना है ताकि आवेश प्रेरित हो सके, टच नहीं करना है। तो जैसे ही आप इसमें धनावेश लेके आएंगे, आप देखेंगे कि इसकी निकटवर्ती सतह पर ऋणावेश आ जाएगा और इस तरफ उतनी ही मात्रा में धनावेश आ जाएगा। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं। तत्पश्चात हम अगली स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें तो सिर्फ ऋणावेश चाहिए, तो हम इस साइड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं भूसंपर्कित करना या अर्थिंग करना। भूसंपर्कन या अर्थिंग। तो इस तार के जो भी धनावेश, इस तार के द्वारा जो भी धनावेश है, ये सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। मूलतः तो होता यह है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन यहां स्थानांतरित होते हैं जब तक कि धनावेश उदासीन न हो जाए। परंतु सामान्य भाषा में हम यही कहते हैं, इस पक्ष का जो भी धनावेश था वो इस तार के द्वारा पृथ्वी में चला गया। ये ऋणावेश नहीं जाएगा क्योंकि ये ऋणावेश इस प्लस के आकर्षण से बंधा हुआ है। ये प्लस इसको आकर्षित करता है, इसको कहा जाता है बद्ध आवेश। ये वाला जो प्रेरित आवेश है इसको बद्ध आवेश कहा जाता है, ये पृथ्वी में स्थानांतरित नहीं। लेकिन यहाँ जो प्लस आवेश था उसको प्रतिकर्षित कर रहा था, वो बद्ध नहीं था। तो जैसे ही आपने चालक तार से पृथ्वी से जोड़ा, सारा धनावेश पृथ्वी में स्थानांतरित हो गया। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मूलतः धनावेश स्थानांतरित होने का मतलब क्या, इस चालक तार से होकर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक स्थानांतरित होते हैं जब तक ये संपूर्ण धनावेश उदासीन न हो जाए। इसके पश्चात हमें तो इसके ऋणावेश पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित करना है। तो हम इसके पश्चात क्या करते हैं, इस भूसंपर्कन तार को हटा देते हैं। हटाने के पश्चात यह आवेश यहाँ बना देता है। अब हम क्या करते हैं, अंत में इस चालक छड़ को या कांच की छड़ को साइड में कर देते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो ऋणावेश एक तरफ इकट्ठा था, ये इसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि पहले तो चालक छड़ ने इसको अपनी तरफ खींच रखा। अब जैसे ही आपने चालक छड़ या कांच की छड़ को हटाया, वैसे ही आवेश प्रतिकर्षण की वजह से अपनी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। आपने देखा था कि शुरू में इस गोले पर कोई आवेश नहीं था, अब ये गोला एक समान रूप से ऋणावेश है। इस प्रकार आप बिना किसी छड़ के या वस्तु के संपर्क किए चालक गोले को ऋणावेशित कर सकते हैं। ये प्रेरण का एक सामान्य सा उदाहरण है, और इसी प्रकार से आप इसका विपरीत भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस चालक गोले को धनावेशित करना है, तो हमें कोई ऋणावेशित छड़ लेके आनी पड़ेगी। इस तरीके से हम तीनों आवेशन की विधियों को समझ सकते हैं। आवेशन की विधियां यहाँ समाप्त होती हैं। अगले टॉपिक में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू। किसी चालक गोले पर ऋणावेश बनाने की प्रक्रिया को आप स्टेप बाय स्टेप इन चित्रों के द्वारा भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि चालक गोला उदासीन है और इसे कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। हमें इस पर ऋणावेश लेके आना है, इसलिए हम विपरीत प्रकृति का मूल आवेश लेके आएंगे। इसलिए हम एक कांच के धनावेश छड़ को इसके निकट लेके आते हैं, परंतु टच नहीं करते, इसको स्पर्श नहीं कराते, इसके निकट रखते हैं। तो आप देखते हैं कि इसके निकट वाली सतह पर ऋणावेश और दूर वाली सतह पर उतना ही धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब हम इसकी दूर वाली सतह को किसी चालक तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं, तो सारा धनावेश इस चालक तार के द्वारा पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है, या पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस धनावेश को उदासीन कर देते हैं। यह आवेश बद्ध आवेश के रूप में बना रहता है, बाउंडेड चार्ज के रूप में बना रहता है। क्योंकि इसके आकर्षण के प्रभाव में है। तत्पश्चात हम भूसंपर्कन का तार हटा देते हैं। अब ये ऋणावेश अपने स्थान पर बना रहता है। अब हम इस चालक छड़ को भी हटा देते हैं और ये ऋणावेश संपूर्ण चालक गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा जो उदासीन चालक गोला था वो एक ऋणावेशित चालक गोले में रूपांतरित